अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने 70% लगभग 70-75% हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो अब जो हमारे पास चैप्टर बच जाएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है वो है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये उतना बड़ा है नहीं, इसको एक लेक्चर लग जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 3D ज्योमेट्री। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट कहां पे पहुंचूंगा? 3D ज्योमेट्री पे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने मेरी टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वहां पे ये सारा आपको जो ये पीडीएफ है, जो जैसे मैं लिख रहा हूं, ये सारा मटेरियल आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको पीडीएफ आपको वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, यही पीडीएफ आपको वहां पर मिल सकती है। आप ER मोमिन मजीद सर्च कीजिए, ER मोमिन मजीद आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको मेरी टेलीग्राम चैनल ER मोमिन मजीद के नाम से मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल भी मेरी सब्सक्राइब नहीं की है, आप वहां जाइए, वहां आपको MCQs 1000 MCQs आपको मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के, और साथ ही स्टैटिस्टिक्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा। और साथ ही अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे आ रहे हैं कि अब हो सकता है इकोनॉमिक्स स्टार्ट करे या कंप्यूटर स्टार्ट करे या फिजिक्स स्टार्ट करे। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में देखूंगा। मैंने पोल एक आपका लिया है टेलीग्राम पे, आप वो सभी उसको आप रिप्लाई कीजिए, आप अपनी ओपिनियन वहां पे डाल दीजिए। तो उसी के हिसाब से मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगा जो मुझे लगेगा कि ज्यादा आपकी वोट्स जिसको ज्यादा आएंगे वही मैं उठाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? वेक्टर्स। याद रखना है बेटा, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट 3D ज्योमेट्री में यूज होता है, इसीलिए मैंने पहले वेक्टर पढ़ाया, अब मैं पढ़ा रहा हूं 3D सिस्टम। अब सबसे पहले अभी तक आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा था 2D। अभी तक हमने पढ़ा था खाली 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या मतलब? अगर हम 2D की बात करेंगे, हमने पढ़ा था खाली जिसमें x और y एक्सिस हो, जिसमें खाली x और y एक्सिस हो। मिसाल के तौर पर जो आपका फिर x कोऑर्डिनेट होता था, याद रखना है बेटा, जो आपका x कोऑर्डिनेट होता था उसको बोलते थे आप एब्सिसा। उसको क्या बोलते थे आप? एब्सिसा। ठीक है, और दूसरा चीज आप इधर क्या करते थे काम? y कोऑर्डिनेट जो होता था आपका उसको बोलते थे ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते थे हम? ऑर्डिनेट। अब लेकिन हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है। अब हमारी खाली 2 ही कोऑर्डिनेट्स नहीं। इसका मतलब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जो भी आप चीजें देखोगे लाइव अपनी रियल लाइफ में, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास बुक है, बुक अगर आप देखोगे ना, इसका लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है, हाइट भी होती है, यानी 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, जहां पर आपको 3 डायमेंशंस मिल जाएंगे उसको बोलते हैं हम 3D कोऑर्ड, उस सिस्टम को बोलते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। वहां पे आपकी x एक्सिस होती है, y एक्सिस भी होती है, z एक्सिस भी होती है, और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा। सो x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, पढ़ा हुआ है हमने। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, अगर हमारे पास P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, इसके x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, इसके y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इसके z कोऑर्डिनेट को कभी कभार बोला जाता है एप्लीकेट। ठीक है, ये ज्यादा मतलब मशहूर नहीं है, लेकिन इसको कोई कोई इसको एप्लीकेट भी बोलता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है z कोऑर्डिनेट को एप्लीकेट भी। ठीक है, तो ये पहला चीज हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर आप 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ लेते हो। ठीक है, जहां पर पॉइंट के 3, यानी ये रियल सिस्टम है। जो हमारी रियल लाइफ में जो सिस्टम है वो 3D सिस्टम ही होता है। क्लियर है? तो इस 3D डायमेंशनल सिस्टम में क्या होता है हमारे पास? हाँ जी, हमारे पास हमारे पास होते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स। अब आते हैं सिस्टम। उसके बाद जैसे इससे पहले था सिस्टम, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक ऐड कर लेता हूं स्लाइड एक। इससे पहले हमारे पास जो होता था बेटा, वो कुछ इस तरह होता था। मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह होता था हमारे पास। ओके, तो इससे पहले हमारे पास कुछ इस तरह होता था। अगर हम x और y 2D सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते थे हम x एक्सिस, इसको बोलते थे x डैश, इसको बोलते थे y, इसको बोलते थे y डैश। फिर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे साइंस क्या होता था? यहाँ पे प्लस प्लस होता था, पॉइंट्स के साइंस। यहाँ पे क्या होता था? माइनस प्लस। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे होता था माइनस माइनस।
ठीक है, यहां पे क्या होता था, ये माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे साइन क्या होता था, यहां पे होता था आपका प्लस माइनस। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। और याद रखना है बेटा, ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको दूसरा नाम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन कौन सा वाला, जब 2D होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये तो हमने सर ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब और क्या चीज आपको याद रखनी है, जो पॉइंट, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लेता हूं, लेट सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं बेटा, दिस इज माय पॉइंट P, दिस इज माय पॉइंट Q एंड दिस इज माय पॉइंट लेट सपोज O। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0,0। लेट सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस है x, लेट सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस है y। जो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट मींस कि कोऑर्डिनेट आएंगे x, 0। जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है, y एक्सिस पर, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट मींस कि कोऑर्डिनेट आएगा 0, y। तो इसको मैं लिख लेता हूं, द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर आपके पास एक पॉइंट है x एक्सिस, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये अभी खाली 2D की बात हो रही है, अभी 3D के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। द पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, नंबर 1। अगर आपके पास दूसरा होता है द पॉइंट ऑन y एक्सिस, एक पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, ये हमारे 2D के बारे में था। अब फिर आपने 2D के बारे में ये भी पढ़ा था, अगर आपके पास एक लाइन थी, इसको बोलते थे आप डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी फिलहाल हम 2D के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिर हम इसी को एक्सटेंड करते हैं 3D में। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, क्या बोलता था वो बेटा, आप देख लीजिए, अच्छे से देख लेना। ये बोलता था हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक लाइन है, लेट सपोज ये A है, लेट सपोज ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स है लेट सपोज x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ी होगी कि अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, आप सीधे कीजिए अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, एक्चुअली हमने वेक्टर में भी पढ़ा है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया ये। अभी हम खाली बात करें 2D की, बेटा अच्छे से देख लो, मैंने अभी बोला 2D में 2 एक्सिस होती थी, x और y, 4 क्वाड्रेंट्स होते थे। फिर मैंने बोला अगर एक पॉइंट x एक्सिस पर होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर एक पॉइंट किस पे होता है, ये 2D सिस्टम की बात हो रही है अभी तक, अभी मैंने 3D का कोई भी चीज टच नहीं किया। तो उसके बाद मैंने बोला अगर एक पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, वही मैंने यहां पे लिख लिया। अब चलते हैं आगे। फिर मैंने बोला डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, तीसरा चीज जो हमारे पास आ जाएगा वो हमने पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने, ठीक है, एक तो पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, जो मुझे यहां पे समझाना है बस। क्या है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, उसको भी देख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला बोलता है अगर आपके पास बेटा ये आपके पास A है लाइन, ये B है, लेट सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, लेट सपोज ये इंटरनल डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन क्या होता है अभी समझा लेता हूं, मैंने वेक्टर्स में भी समझाया, यहां पे भी और समझा लेता हूं। इस B के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। फिर अगर एक पॉइंट है P, वो इस AB लाइन को इंटरनली होता है AB के अंदर, इस m इंटू n रेशियो में डिवाइड कर लेता है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे, वो आपने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ लिया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा m इंटू y2, ये y कोऑर्डिनेट है, प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये आपका कोऑर्डिनेट होता था इस पॉइंट P के। अब आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे, अब आएंगे यहां पे m कहां से कहां तक था, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या था, n। अब आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, केस नंबर 2, ये भी हमने सारा क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, मैं आपको सारा पढ़ा रहा हूं वापस।
अब हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एक लाइन है, लेट सपोज ये आपके पास ए है, ये बी है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2। अब जो पॉइंट P है वो इसको डिवाइड करता है m/n रेशियो में, मगर इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली। क्या मतलब, ऐसे मिसाल के तौर पर P यहाँ पे होगा। अब यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस है, क्योंकि AP किसके बराबर है, M के, यहां पर भी AP M के बराबर होगा और P भी किसके बराबर होगा, N के। तो यहां पर अगर आप इस P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढोगे बेटा, ठीक है, अगर आप इस P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढोगे तो मैं लिखूंगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PR, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR क्या आ जाएंगे, वो यहां पे लिखेंगे m इंटू x2, सिंपल ऐसे ही जैसे हमने इससे पहले लिखा, लेकिन इससे पहले जहां जहां प्लस था ना वहां माइनस लिखना है। तो यहां आएगा माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, कॉमा, बस एक्सटर्नल डिवीजन के वक्त खाली माइनस माइनस लगता है। तो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने बोला था दूसरा, उसको बोलते थे मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो इसी का एक केस है। क्या हमने बोला था मिड पॉइंट फॉर्मूला में, हमने बोला था मिड पॉइंट थ्योरम या बोलो फॉर्मूला बोलो, कि अगर आपके पास एक लाइन है AB, लेट्स सपोज इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, फिर अगर एक पॉइंट है P, वो इस AB को डिवाइड करता है 1:1 रेशियो में, तो फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P के, वो क्या होंगे बेटा, वो होंगे आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक और चीज आपने पढ़ लिया है, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। देख लेते हैं, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है b x2, y2, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है। मान लेते हैं यहां से यहां तक आपने एक मीडियन ली, ये जो AD है, दिस इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन, ठीक है, AD इज अ मीडियन। इसका मतलब हो गया BD और DC जो है ये इक्वल होगा। मीडियन बोलता है जो एक लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। तो फिर अगर हम इस AD को डिवाइड करेंगे 2:1 रेशियो में, लेट सपोज हमारा 2:1 ये आ जाएगा, यहां पे 2 है, ये 1 है। लेट सपोज ये आपके पास पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल लिखूंगा मैं आपको, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल is a point on the median of a triangle which divides it in the ratio, ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, 2:1। तो ये आप याद रखेंगे। सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल का वो पॉइंट होता है मीडियन पर, ये AD मीडियन है, जिस पॉइंट पर आपका मीडियन इस AD को डिवाइड करता है, which divides AD in the ratio, yes, in the ratio 2:1। तो ये आपका सेंट्रॉइड बनेगा। फिर आपने ये पढ़ा था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यानी सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल के आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो क्या बनेंगे आपके पास, वो बनेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3। ये सारा हमने पढ़ा था। अब जितना हमने पढ़ लिया था हमने ऑलरेडी 2D में, अब उसी को हमने 3D में भी पढ़ना है, बस इसी को एक्सटेंड करना है। अब चलते हैं हमारे 3D पे, ठीक है बेटा। तो ये मैंने पहले 2D का आपको रिपीट करवाया। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पे 3 एक्सिस होती है, x, y और z। जैसे वहां पर मैंने आपको बोला क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 8 हिस्से होते हैं, यहाँ पे 8। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ये जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका पहला ऑक्टेंट, इस यहाँ पे 8 होते हैं, ऑक्टेंट होता है ये, ठीक है। यहाँ पे भी समझो, यहाँ पे ये पहला वाला ऑक्टेंट। फिर इसके इस साइड से चलो, ये वाला रीजन है, इसको ये सेकंड ऑक्टेट है, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं है,
ये जो इस फर्स्ट के पीछे आ जाएगा ये वाला, ये जो इसके पीछे वाला ये है, तो ये आपका सेकंड ऑक्टेट होगा। फिर इसी के यहां पे चलो, ठीक है, मैं आपको डायरेक्शंस दिखाता हूं। पहले आपको यहां से जाना है पीछे, मैं कुछ और कलर यूज करता हूं। तो पहले आपको यहां से जाना है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बेटा, यहां से फिर जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब फिर यहां जाओगे, जो ये इसके पीछे ये वाला क्वाड्रेंट जो है, सॉरी ऑक्टेट, ये ऑक्टेट नंबर 3 है। और उसके फिर इधर आ जाओगे, ये ऑक्टेट नंबर 4 है। फिर इसके इधर आ जाओगे, ये ऑक्टेट नंबर 5 है। अभी मैं आपको और समझा देता हूं। अभी आपको ये जो ऑक्टेट नंबर 5 के पीछे होगा वो ऑक्टेट नंबर 6 होगा। फिर 6 से अगर आप लेफ्ट जाओगे यानी इस तरफ जाओगे, इसका मतलब इसके पीछे जो होगा वो होगा आपका 7th, ठीक है। थोड़ा ये इमेजिन करना है आपको। और ये जो ये वाला है ये आपका 8th ऑक्टेट है। तो यहाँ पे कितने ऑक्टेट्स होंगे, 8 ऑक्टेट्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा गौर से देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं इन्हीं ऑक्टेट्स की। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहां पर इसको दिखाया है। ये जो आपके पास ये आपके पास ऑक्टेट नंबर 1 है। ये क्या है, ऑक्टेट नंबर 1। अब मैं कुछ डिफरेंट कलर यूज करता हूं। लेट अस सपोज कुछ और कलर यूज करते हैं। लेट सपोज ब्लैक। ये जो आपके पास ये है, ये फिर ये वाला और ये वाला तो साथ में आ जाएगा, यानी इस 1 के पीछे वाला ये वाला वो 2 है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे 2। फिर इस 2 के अगर आप इधर जाओगे, वो मैंने लिखा है वो 3 है। फिर इस 3 के अगर आप आगे आओगे, यानी ये जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये 3 इसके पीछे है, ये इधर है, 3 इसके पीछे है, ठीक है। 3 के अगर आप ब्लू के पार आओगे तो वो आपका 4th बनेगा। फिर अगर आप इसके ऐसे आओगे, ठीक है, वो आ जाएगा 5th के पीछे आओगे तो 6th आ जाएगा, यानी ब्लू के पीछे। फिर 6th आप अगर आओगे इस ग्रीन के ऐसे साइड में, वो बनेगा आपका 7th। फिर आप अगर ब्लू से आओगे आगे तो आएगा वो 8th आपका ऑक्टेट। तो कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 8 होते हैं। अब यहां पर 3 प्लेन्स होते हैं। कितने प्लेन्स होते हैं, 3। देखिए, एक होता है आपका XY प्लेन। सर XY प्लेन क्या होता है, XZ प्लेन क्या होता है, YZ प्लेन क्या होता है, मैं अभी सारा बता देता हूं। प्लेन तो आपको सबसे पहले पता है, प्लेन होता है जिसके 2 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है, ठीक है, 2 डायमेंशंस उसके होते ही होते हैं। अब यहां पे समझ लेना है हमें कि ये जो आपके पास XY प्लेन होता है, ये कौन सा प्लेन होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा, XY प्लेन ऐसा प्लेन होता है जिस पर Z जो होता है ना, Z कोऑर्डिनेट बेटा, वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, Z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। आप देख सकते हैं ये आपके पास XY प्लेन है। आप देख लीजिए यहाँ पे X और Y चेंज हो रहा है। मिसाल अगर आप यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, यहां जाओगे, अगर आप पॉइंट्स चेंज करोगे, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे खाली X और Y चेंज होगा, मगर Z कोऑर्डिनेट हमेशा, अगर लेट्स सपोज Z कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। अगला अगर आपके पास होगा, अब ट्रिक मैं अभी आपको बता भी देता हूं, अगर ये XY प्लेन है, फिर YZ प्लेन में कौन सा कांस्टेंट होगा जो उसमें नहीं है, वो कौन सा नहीं है, X कोऑर्डिनेट। तो X कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, जो भी उसमें नहीं है वही उसका कांस्टेंट होता है। इसी तरह अगर आपको देखना होगा XZ प्लेन में कौन सा कांस्टेंट होता है, XZ में आपका Y कोऑर्डिनेट होता है कांस्टेंट। हो सकता है इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आए। इस प्लेन में लेट्स सपोज which of the following coordinate is constant for XY प्लेन, आपको लिखना है Z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपको यहां पे मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं साइंस पे। जैसे मैंने बेटा बताया था अभी क्वाड्रेंट्स के साइन, जैसे अभी पीछे हम वापस लेते हैं स्लाइड्स। ये मैंने आपको अभी बोला था कि क्वाड्रेंट्स के किसके क्या साइंस होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्वाड्रेंट्स नहीं एग्जिस्ट करते, ऑक्टेट्स करते हैं। कितने ऑक्टेट्स, ऑक्टेट्स क्यों बोलते हैं, ऑक्टेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्टेट बोलते हैं 8 को, क्वाड्रेंट बोलते हैं 4 को। अब आ जाते हैं उन ऑक्टेट्स की साइंस क्या है, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले उस साइन के पहले मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा दैट मींस अगर ये x एक्सिस ये है, या आपकी y एक्सिस है, या आपकी z एक्सिस है, तो इसका मतलब आपका जो ये वाला x, ये इतनी डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये है ना, तो इधर से इधर तक कितनी डिस्टेंस है x। y एक्सिस कितना है इसका y कोऑर्डिनेट y है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक y होगा, इधर p तक। फिर अगर आपको देखना है z, यानी z एक्सिस ये है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना होगा z। अब अगर आप यहां पे देखना चाहोगे, ठीक है, यहां पे हम थोड़ा देखेंगे कि यहां पे अगर हम थोड़ा
एक मिनट, लेट सपोज अगर मैं बात करूंगा एक्स जेड प्लेन की, सर यहाँ पे एक्स जेड प्लेन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये आपका एक्स जेड प्लेन होगा। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, जिसको मैंने पेंट कर दिया ना, ये आपका एक्स जेड ब्लू कलर से मैं जो पेंट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, y यहाँ पे 0 है, वो y 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये आपका एक्स जेड प्लेन है। अगर आपको मुझे बताना होगा, बेटा आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे आपको ढूंढना होगा वाई जेड प्लेन कौन सा वाला है, वो आपका ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला जो प्लेन है आपके पास, ये वाला प्लेन जो है ना बेटा, ये आपके पास बनेगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, फिर अगर मैं आपको बोलूंगा एक्स वाई प्लेन कौन सा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे काम, आपका एक्स वाई प्लेन ये वाला है, सिंपल। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, एक्स वाई प्लेन। तो इसको लिख लेते हैं, या आपके पास है बेटा, ये जो ये वाला प्लेन है, ये आपके पास है एक्स जेड प्लेन। ये जो आपके पास ये वाला है, ये है वाई जेड प्लेन। और ये आपके पास ये जो ये वाला है, ये कौन सा प्लेन है, इसको आप कह सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन है। अब आ जाओ साइंस पे, साइंस देखते हैं किस ऑक्टेट में क्या साइंस होती है, अब उस पे आ जाते हैं। तो चलिए आगे। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, लेट सपोज हम पहले इसको वापस लाते हैं, मार्कर लाते हैं एक, ओके। तो चलिए बेटा यहां पे हम ऑक्टेट्स लाते हैं। लेट सपोज दिस इज माय ऑक्टेट नंबर 1, दिस इज ऑक्टेट नंबर 2, ऑक्टेट नंबर 3, ऑक्टेट नंबर 4, ऑक्टेट नंबर 5, 6, 7, 8। तो कितने हो गए, 8 ऑक्टेट्स हो गए। तो अब अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे साइंस, देखिए कैसे बनाते हैं हम साइंस। अब आपको याद ही रखना है, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। आ जाओ अब साइंस पे। तो जो मैं आपको साइंस बताऊंगा वो आपको देखना होगा। देखिए इसको समझा भी लेते हैं, लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, इसको थोड़ा इमेजिन करना है आपको, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो x पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, पहले ऑक्टेट में। दूसरे में खाली x होता है नेगेटिव, बाकी 2 होते हैं पॉजिटिव। फिर तीसरे में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। चौथे में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, लास्ट में होता है नेगेटिव 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 सारे। तो ये आपको साइंस पता होनी चाहिए कि किस ऑक्टेट में आपको कौन सा साइन आ रही है, ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। जैसे मिसाल आपको मैं बोलूंगा 5,2,3 ये किस ऑक्टेट में लाई करेगा, हो सकता है ये सवाल आए, बताइए ये वाला पॉइंट किस ऑक्टेट में लाई करेगा। आपको सीधे देखना है, ये आपका प्लस 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 है तो ऑक्टेट नंबर 1 में लाई करेगा। आपको बताया गया होगा लेट्स सपोज -5, -2, -3 ये किस ऑक्टेट में लाई करता है, आपको सीधे देखना। यहाँ पे माइनस 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 ऑक्टेट नंबर 8 है तो ऑक्टेट नंबर 8 में लाई करेगा। हो सकता है वहां पे पूछेगा 2, -3, 1 ये किस ऑक्टेट में लाई करेगा, तो प्लस माइनस प्लस, देखो कहां पे प्लस माइनस प्लस, थर्ड ऑक्टेट में, तो थर्ड ऑक्टेट में। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए अगर -4, 2, -1 होगा ये किस ऑक्टेट में होगा, और आप मुझे बताइए -4, -2, 1 ये भी बताइए मुझे आप किस ऑक्टेट में होगा। तो ये आपको मैंने ऑक्टेट्स की साइन आपको बता दी। अब देखते हैं आगे, जो हमने पढ़ा था इससे पहले 2D में वही पढ़ना है इसमें भी, अब कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। बस फर्क यहां पे एक चीज है, यहां पे z कोऑर्डिनेट भी होगा पॉइंट के साथ। मिसाल अगर हमारे पास एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। अगर आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, आप कैसे करते थे इससे पहले, x2 - x1 का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी करना है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां तक तो इससे पहले सेम था जैसे मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया, लेकिन अब यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी है तो z2 - z1 का भी आपको आ जाएगा। अब हो सकता है आपको दिया होगा सवाल व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसे सवाल होगा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A
-1 0, 2 and b लेट्स सपोज 4 - 1 8 इज इसके बारे में आपको डिस्टेंस निकालनी है। मुझे लगता है आपको ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नाउ वेरी सिंपल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चंस जितने भी होंगे इसके रिगार्डिंग वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बताऊंगा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है ER मोमिन मजीद। वहां पे आप आ जाइए। हमने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, MCQs। मैंने 1000 MCQs सॉल्व करने हैं, तो आप घबराइए मत। अभी हमारे पास टाइम है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलिए आगे। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपके पास केस नंबर 1 आ जाएगा, इंटरनल डिवीजन। केस नंबर 1 क्या आ जाएगा? इंटरनल डिवीजन। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अब यहां पे z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास ये एक a है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ठीक है, लेट सपोज ये b है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। लेट सपोज एक पॉइंट p है, वो इसको डिवाइड करता है m/n रेशियो में। क्लियर है? तो फिर बोलता है सेक्शन फॉर्मूला। और अगर ये इंटरनली, जाहिर सी बात है इंटरनल डिवीजन है, ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है ये जो p पॉइंट होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर क्या क्या होंगे? m इंटू x2, जैसे पहले इससे पहले था वैसे ही, प्लस m n इंटू x1। ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, नंबर 1। फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फिर आ जाते हैं, अब z कोऑर्डिनेट भी है, इसका मतलब m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसका मतलब खाली यहाँ पे एक चीज फर्क आ गई, अब यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी ऐड हो गया, बाकी सारा सेम है। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 आपके पास होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, तो यहां पे क्या आपको याद रखना है? अगर आपके पास एक लाइन है, मान लेते हैं ये AB है, A के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, B के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, और इसको एक पॉइंट P करता है एक्सटर्नली डिवाइड। दैट मींस AP जो है बेटा ये M है, और PB जो है ये N है। फिर बोलता है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे बिल्कुल जो इससे पहले हमने निकाले, बिल्कुल जो हमने P का इससे पहले निकाला, मगर यहाँ पे अब प्लस के बदले माइनस लिखना है, बाकी सारा सेम है। तो हम लिख सकते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। क्वेश्चंस जितने भी इसके पॉसिबल होंगे सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन आपको यूट्यूब चैनल पे मेरी आना होगा, वहां पे मैं MCQ सारे सॉल्व कर देता हूं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैंने खाली आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। उसके बाद mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। अब आ जाते हैं इसका केस नंबर 3। सर केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है आपका मिड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेट अस सपोज बात करते हैं, अगर हमारे पास AB एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, और इसके कोऑर्डिनेट है लेट सपोज x1, y1, z1। बोलता है अगर एक पॉइंट P है, वो इसको डिवाइड करता है 1:1 रेशियो में। ठीक है, तो फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो होंगे, इसको एक्चुअली हम स्पेशल केस लिखेंगे। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, ये जनरल केस नहीं है, स्पेशल केस को कह सकते हैं। दिस इज अ स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 1। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो होते हैं बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, एंड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल केस नंबर 2। स्पेशल केस नंबर 2 क्या है? बोलता है अगर आपके पास इफ ए पॉइंट P divides AB in the ratio,
k:1। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये AB लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। तो लेट सपोज यहाँ पे P है, ये इसको डिवाइड करता है k:1 में। तो फिर आपके पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे P के, वो क्या बनेंगे? तो इसको लिखते हैं हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, क्या हमारे पास होंगे कोऑर्डिनेट्स k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बनेगा x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसी तरह k इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसी तरह k इंटू z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक केस पे, इंपॉर्टेंट केस जो हमारे पास सेंट्रॉइड है, जो मैंने इससे पहले भी समझाया। मान लेते हैं ये हमारे पास बेटा ट्रायंगल है, लेट सपोज ये A है, ये B है और ये C है। हमने एक मीडियन डाली AD, तो AD क्या है? लेट AD इज अ मीडियन। अगर ये मीडियन होगी दैट मींस BD और DC क्या होगा? बराबर। और अगर हम यहां पे एक सेंट्रॉइड लेंगे, लेट्स सपोज P, इसका मतलब वो डिवाइड करेगा 2:1 रेशियो में इसको, ठीक है। सो P इज अ पॉइंट, तो P को क्या बोलते हैं? पॉइंट P को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। इससे पहले भी मैंने सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखी, आप वो पीछे देख सकते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल वो पॉइंट होता है विच इज ऑन द मीडियन, जो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सो जो कोऑर्डिनेट्स यहां पे मुझे बोलना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस पॉइंट P के, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स? x1 प्लस x2 प्लस x3। मान लेते हैं एक ही कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, और C के कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x इस P के x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, एंड लास्ट वाला z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई। अगर आप देखोगे सारा का सारा सेम निकल रहा है, लेकिन एक ही चीज डिफरेंस आ रही है 3D में। अब यहाँ पे z कोऑर्डिनेट वाला भी एक्स्ट्रा आ रहा है, चाहे वो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हो, चाहे वो हमारा इससे पहले वाला ये वाला केस हो k:1 वाला, या इससे पहले मिड पॉइंट वाला हो। यहाँ पर भी आपको ये z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, या आपके पास कोई और भी चीज हो, जैसे एक्सटर्नल डिवीजन है, यहाँ पर भी ये टर्म आपको एक्स्ट्रा आ रही है, या आपको इंटरनल डिवीजन है, वहां पर भी आपको यही टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब खाली एक कोऑर्डिनेट का फर्क आ रहा है। तो ये बस इतने कॉन्सेप्ट्स अगर आपने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद रख लिए, बस इतने कॉन्सेप्ट इसमें काफी है। हम इसके बाद हर किसी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, हर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको मैं गारंटी दूंगा आप हर कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के काबिल होंगे। मगर कब आपके पास अब एक और चीज आ जाता है, अगर आप आ जाओगे, अब देख लेते हैं थोड़ा और आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये बहुत बढ़िया चीज है। नंबर 1, अगर आप कोऑर्डिनेट्स ढूंढोगे ना, द कोऑर्डिनेट्स, चलो इसको नंबर 1 इसके बाद लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन, नंबर 1, अगर आप किसी भी पॉइंट को x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट ढूंढोगे, उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे ना, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, 0। इसका मतलब जब भी आपका पॉइंट x एक्सिस पर होगा, उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। दूसरा चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे JKSSB सवाल बहुत पूछ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप y एक्सिस से बात करोगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x एक्सिस भी, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट ही खाली होगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तीसरा, अगर आपके पास पॉइंट होगा z एक्सिस पर, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, और z कोऑर्डिनेट थोड़ा जो भी होगा वो इसका होता है। फिर चौथा, अगर आपको एक पॉइंट xy प्लेन में होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बोला xy प्लेन पे खाली x और y चेंज होता है, इसका मतलब z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, तो xy, 0 होगा इसका। इसी तरह पांचवा, अगर आपके पास
प्लेन है, लेट सपोज वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहां पे एक्स एक्सिस 0 होगी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट मीन 0, y, z। इसी तरह लास्ट वाला रिजल्ट अगर आपके पास होगा एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन में क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स जेड प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट जेड ही आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस फॉर्म में। अगर आपके पास वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। अगर आपका एक पॉइंट जेड एक्सिस पर है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। अगर आपका पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, मैंने आपको समझाया इससे पहले एक्स वाई प्लेन क्या होता है, वाई जेड प्लेन कौन सा होता है, एक्स जेड प्लेन कौन सा होता है। अगर आपका पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। अगर आपका वाई जेड प्लेन पर पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। और अगर आपके पास एक्स जेड प्लेन है, उस पर अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0। तो यहां तक हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट होता है। अब इसके बचते हैं क्वेश्चंस, वो आप मेरी चैनल पे आ सकते हैं, उसका नाम है ER मोमिन मजीद। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहां पे आप मुझे बताइए कि मैं इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मैथमेटिक्स अब जल्दी ही खत्म होने वाला है, साथ में स्टैटिस्टिक्स भी। एक हफ्ता इसको लग जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे जरूर टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरी चैनल को, वहां पे आपको MCQs में प्रोवाइड कर देता हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आप इसको लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। मेरी चैनल को भी आप शेयर कीजिए ताकि आप अपना सपोर्ट मुझे दिखाए, पूरी खुले आप अच्छे से मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आपके मतलब मुझे भी मजा आए मतलब जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो मैं IG क्लास पे आपकी क्लासेस देता हूं, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स हर कोई चीज पढ़ाऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट जरूरत है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो मैं आपको अपनी चैनल पे ER मोमिन मजीद साहब सर्च कीजिए, वहां पे आपको मैं हर कोई क्वेश्चन आपको प्रोवाइड वहां पे सिखाऊंगा कि क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करने होंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।